हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट है, यानी कि ये हर किसी के साथ बड़ी जल्दी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिससे काफ़ी इसकी लॉन्ग चेन भी बनती है और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं। अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन और कार्बन की चेन पढ़ी थी, लेकिन जो कार्बन है वो और एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग करता है, जैसे कि हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी। आगे हम यहाँ पे अब ये फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, इसे समझना जरूरी है। ये क्लोरो और ब्रोमो है, यानी कि एल्केन है, इनको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। ये कार्बन के साथ रिंग में H को डिस्प्लेस करके, यानी कि जहाँ पे उसके हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं उसको डिस्प्लेस करके उसकी रिंग में, उसकी चेन में क्लोरो या फिर ब्रोमो जुड़ जाता है। और जो अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं उसमें OH लगता है लास्ट में, एल्डिहाइड में COH और कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। और इनकी बॉन्डिंग इस तरह से होती है, एक C के साथ में एक O जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है, और इधर पे जो कीटोन ग्रुप है वो भी डबल बॉन्ड बनाता है, और जो एल्डिहाइड है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और साथ में उसके कार्बन के साथ एक साइड पे H भी जुड़ा हुआ होता है। आगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आगे नाम कैसे पढ़ते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आगे है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इस सब पे क्या है, OH कॉमन आ रहा है। OH होता है अल्कोहल का ग्रुप। जैसे अल्कोहल में यहाँ पे था OH, तो यानी कि इन सब में कार्बन और हाइड्रोकार्बन की चेन में OH आ रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? अल्कोहल ग्रुप। तो इसी को, इनकी जो सीरीज बन रही है होमोलॉगस सीरीज है। कैसे? होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है? सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलॉगस सीरीज। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पे जो ये OH है अल्कोहल, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इनका, इन सभी का, इन चारों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये क्या बना रहे हैं? एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। आगे हमें बताया गया है कि जो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n, जहाँ पे N 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा इसी रेशियो में रहेंगे। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 × 2, यानी कि यहाँ पे 2 होगा 4 हो जाएंगे, C2H4। इस तरह से रहेंगे एल्कीन्स। और हमें बोला है क्या तुम एल्केन्स और एल्काइंस का भी इसी तरह बता सकते हो? तो जो एल्केन्स होंगे उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, नोट कर लेना। और जो एल्काइंस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आगे है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं इनका हम नाम कैसे रखेंगे, यानी इनका नामकरण करेंगे। अब हम सबसे पहले कार्बन में किसी भी का भी नाम रखने से पहले, कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या देखते हैं कि उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले एक चार्ट देखा था, उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब क्या थे? ये सब फंक्शनल ग्रुप्स थे। फिर हमें ये देखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके हिसाब से हमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना होगा। इसके बारे में अभी और बताऊंगी आगे, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। फिर इस तरह से उसका नाम रखा जाएगा। और अगर कार्बन चेन सैचुरेटेड है या मतलब अनसैचुरेटेड है तो उसमें इन और आयन आता है। तो हमें पता ही है कि जो अनसैचुरेटेड होता है, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगता है, उनमें इन और आयन लगता है।
ये रहा पूरा चार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हेलो एल्कीन का ले रखा है। हेलो एल्कीन में क्या क्या आते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। इसमें क्या है, जो क्लोरो और ब्रोमो है ये प्रीफिक्स हैं, यानी कि इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये चेन है पूरी, इसमें हम सबसे पहले क्या गिनेंगे, कार्बन कितने हैं कार्बन 3, यानी कि मैथ एथ प्रॉप। तो ये क्या बनेगा, और यहाँ पे क्लोरो है, क्लोरो प्रीफिक्स है, पहले बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं यूज हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रोपेन। वैसे ही जो ये वाला है, इसमें क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है पहले, तो क्या बन जाएगा, ये ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि इसमें भी कार्बन 3 ही है। और आगे अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल में जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल, सफिक्स यानी कि बाद में, लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, H को डिस्प्लेस करके यहाँ पे OH आ रखा है, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप से हो गया। और इसमें कार्बन 3 है, तो क्या बना है, प्रोपेनॉल। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते, सिर्फ 2 कार्बन होते और ये नहीं होते, और इधर पे OH लगा होता इस कार्बन के साथ में, तो ये क्या बन जाता, मैथ एथेनॉल बनता है। इसी तरह से हम सारे जितने भी कार्बन के कंपाउंड सबका नाम रखते हैं। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं उसमें सफिक्स लगता है अल, यानी Al। और इसमें डबल बॉन्ड आता है इस तरह से, कार्बन के एक साइड पे H लगा होता है, एक साइड पे डबल बॉन्ड होता है। इससे इनकी वैलेंसी भी पूरी हो जाती है, कार्बन की 4 वैलेंसी भी पूरी हो जा रही है, और इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। और जो कीटोन है, कीटोन ग्रुप में क्या लगता है, ओन लगता है सफिक्स। और कीटोन में क्या होता है, कार्बन के सिर्फ एक साइड पे डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी था, लेकिन क्या था, इसमें हाइड्रोजन भी था एक साइड पे, लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन के साइड पे, एक साइड पे डबल बॉन्ड O लगता है, H इधर पे नहीं आता, कार्बन के साथ इधर पे H नहीं जुड़ा हुआ है, और इसका नाम पड़ा प्रोपेनॉन। और ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके लास्ट में ओइक एसिड लगता है सफिक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH, यानी डबल O। यहाँ पे एक O यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे हो गया, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। वैसे ही अगर यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन होते तो क्या बनता, एथेनोइक एसिड। सिर्फ 2 कार्बन होते, ये वाला H नहीं होता, ये वाला H नहीं होता, और ये सब इस कार्बन के साथ जुड़े होते, तो ये बनता एथेनोइक एसिड। एल्कीन्स आ रहा है तो इसकी सफिक्स जो है ईन लगता है, यानी इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। हमने पढ़ा था ये अनसैचुरेटेड कब होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, और जब डबल बॉन्ड होता है तब हम उसमें ईन यूज करते हैं सफिक्स में, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। और एल्काइंस कब होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसमें सफिक्स क्या लगेगा, आइन, वाई, यानी प्रोपाइन बन जाएगा ये। फिर आगे दे रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। पहला है कंबशन, यानी कि इन्हें जलाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया है तो क्या मिला है हमें, CO2 मिला है, हीट और लाइट। वैसे ही कार्बन के दूसरे कंपाउंड जो हैं ये क्या है, CH3 CH2OH, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame while unsaturated hydrocarbons compound will give yellow flame with lots of black smoke। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जब हम उन्हें बर्न करेंगे तो हमें क्लीन फ्लेम देंगे, और जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो उनको बर्न करेंगे तो हमें येलो फ्लेम देंगे, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा काला धुआं भी निकलेगा उनमें से। द गैस कैरोसिन स्टोव, या गैस बोल लो या फिर कैरोसिन का जो चूल्हा होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, हैज़ इनलेट्स फॉर एयर सो दैट a sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame।
यानी कि जो हम अपने घरों में स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं उसमें बहुत छेद होते हैं ताकि उसमें से जो एयर है वो निकल जाए और हमें क्लीन ब्लू फ्लेम मिले। If you observe the bottom of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. अगर आपके बर्तनों में जो आप घर में खाना बनाते हो उसमें अगर वो जब आप आग में रख रहे हो, चूल्हे में रख रहे हो, अगर वो बर्तन काले हो रहे हैं, गैस में रख रहे हो, जब गैस में ना कि लकड़ियों में तो काले होते ही हैं बर्तन, अगर गैस में भी ऐसा हो रहा है एलपीजी गैस में, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टोव में आपके होल्स हैं जिसमें से गैस आती है वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए हैं और जो हमारा फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है वहाँ से, इसलिए हमारे जो वेसल्स हैं वो काले पड़ते हैं। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है कुछ अमाउंट में। देयर कंपोजिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। और जब हम उनको जलाते हैं कोल और पेट्रोलियम को, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। Why do substances burn with or without? Have you ever observed either coal or a wood fire? क्या आपने कभी किसी लकड़ी और कोयले को जलते हुए देखा है? जब हम लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. अगर नहीं देखा है तो कह रहे हैं देख लेना कि अगली बार से ध्यान से कि क्या होता है जब हम उसे बर्न करना शुरू करते हैं। You have seen that the कैंडल और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विथ अ फ्लेम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी कैंडल या फिर चूल्हे में गैस को बर्न करते हो तो क्या होते हैं, वो एक फ्लेम के साथ बर्न होती हैं। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल एंड चारकोल इन एन अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लोस रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। और जब हम लकड़ी वगैरह में देखोगे आप तो देखोगे कि उसमें कभी कभी रेड फ्लेम भी हो जाती है, आग कभी कभी उसका कलर रेड भी आने लग जाता है और कभी कभी वो बिना आग के भी, यानी आग बुझ गई होती है लेकिन तभी भी उसमें क्या होती है, हीट निकल रही होती है, उसमें से गर्माहट निकल रही होती है। ऐसे क्यों होता है? दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। क्योंकि फ्लेम तभी निकलती है जब क्या होता है, जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, कोई भी गैस वाला सब्सटेंस बर्न होता है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड द volatile substance present vaporous and burn with a flame in the beginning। और जब हम लकड़ी को जलाते हैं या फिर चारकोल को जलाते हैं तो क्या होता है, जो वेपोरियस सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है और शुरू में हमें फ्लेम मिलती है बिगिनिंग में। A luminous flame is seen when atoms of gaseous substances are heated and start to glow। एक ल्यूमिनियस फ्लेम देखने को मिलती है जब हम गैसियस सब्सटेंस को हीट करते हैं और जब वो जलने लग जाते हैं। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। जो जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जो उसका कलर प्रोड्यूस होता है, जो फ्लेम निकलती है, वो डिपेंड करता है कि वो मैटर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। कह रहे हैं कि हमें एक कॉपर की वायर लेनी है और उसे आप बर्न करना स्टोव की फ्लेम में और फिर उसका कलर ऑब्जर्व करना कि उसका कलर कैसा आता है। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबसन गिव्स सूट विच इज कार्बन। आप देखोगे कि जब उसका अच्छे से ना जला हो तो उसमें क्या हो जाता है, एक सूट जैसा आ जाएगा और वो क्या है, कार्बन, यानी कि वो काला पड़ जाएगा। ऑन दिस बेसिस What will you attribute to the yellow color of candle flame to? कह रहे हैं इसके बेसिस पे आप बताओ कि आप कैंडल के येलो फ्लेम, जो कैंडल में जलाते हैं तो येलो फ्लेम निकलती है, तो उसके पीछे की वजह क्या होगी। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम सभी को पता है। कोल और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं और ये हमें बायोमास से मिलता है। कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। जो कोल है वो क्या है, रिमेन्स है किसका, ट्रीज, फर्न्स और बहुत सारे अलग प्लांट्स का, और इनको बनने में कितना टाइम लगता है, काफ़ी मिलियंस ईयर्स लगते हैं। These were
crushed into the earth perhaps by earthquake or volcano erupts। और ये जो पेड़ वगैरह थे, ये फंस थे, क्या हमारी अर्थ के नीचे दब गए, या किस वजह से, या तो वॉल्केनो आए होंगे या अर्थक्वेक की वजह से जो पेड़ हैं वो नीचे जाके दब गए मिट्टी के नीचे अर्थ की क्रस्ट में। They were pressed down by layers of earth and rock। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रेस हुए। They slowly decayed into coal। इसके बाद वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हुए। Oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea water। और जो ऑयल और गैस होता है वो क्या होता है, किसका रिमेन्स होता है, प्लांट और एनिमल का रिमेन्स होता है, जो कि सी वाटर में रहते थे। जब वो मर जाते हैं उनकी बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्ट में। उनकी बॉडी को एक सिल्ट कवर कर लेता है और फिर उसके बाद बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनकी जो बॉडी डेड होती है, डेड बॉडी, उसमें बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उसको गैस और ऑयल में टर्न कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रेशर डालते हैं उस पर, तब जाके वो गैस और ऑयल में कन्वर्ट होते हैं। They were being subjected to। Meanwhile, the silt was slowly compressed into rock। जो फिर सिल्ट बनता है उनका डेड ऑर्गेन्स का, वो फिर धीरे धीरे रॉक्स में कंप्रेस होता है। The oil and gas seeped into the porous part of the rock and got trapped like water in a sponge। और ये जो ऑयल और गैस है वाटर में उसी तरह से ट्रैप हो जाते हैं जैसे कि कोई स्पॉन्ज हो जाता है। गैस बाय कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और आप बता सकते हो कि कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें फॉसिल से मिलते हैं और इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। आगे है ऑक्सीडेशन। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबसन। और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा है। और जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कंबसन करेंगे, यानी जब हम उन्हें जलाएंगे तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted into carboxylic acid। नीचे पे हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया गया है। ये अल्कोहल है हमारा और ये बना है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इनका नाम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैथ, एथ और OH। ये बनेगा हमारा एथेनॉल और ये बनेगा एथेनोइक एसिड। तो एक इसकी प्रेजेंस में जो CH3 CH2OH, इसको हम C2H5OH भी बोलते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है CH3 COOH में, ये एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। और नीचे क्या दे रखा है हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नीचे जो है ये K2Cr2O7, ये तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो ये ऊपर वाला है KMnO4, वो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। और इसमें क्या हो रहा है, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इनको इन दोनों को पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गया है। आगे है एडिशन रिएक्शंस। Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as padmium or nickel to give saturated hydrocarbons। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं पैडलियम और निकल की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट इन्हें बोलते हैं जो ऐसे एरो के ऊपर लगे हुए होते हैं। और हमें क्या देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले देते हैं, जैसे कि रिएक्शन में दिखाया गया है। यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और फिर बाद में हमें क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at different rate without the reaction itself being affected। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन को जैसे जिस रेट से वो चल रही है वैसे ही बिना रिएक्शन को इफेक्ट करे वैसे ही चलने देते हैं। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst।
Vegetable oils generally have long saturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. और जो ये वाली रिएक्शन है वो जनरली कॉमनली किस लिए यूज की जाती है? वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन के लिए, यानी कि जो वनस्पति तेल होता है उसके हाइड्रोजनेशन के लिए यूज की जाती है। और उसमें हम निकल कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन में ले रखा है। और जो अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, जबकि जो एनिमल फैट जैसे कि घी वगैरह होता है उसमें क्या होती है? सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। आपने विज्ञापन भी देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कुछ वेजिटेबल ऑयल जो है हेल्दी हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एनिमल्स फैट होते हैं जैसे कि घी वगैरह होता है उसमें क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। और हमें कुकिंग के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज करना चाहिए, यानी कि जो वनस्पति तेल है उनका यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। हालांकि जो क्लोरीन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करती है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के एटम को एक के बाद एक करके उसकी जगह से मतलब हटा देती है उसकी जगह से। इट इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक प्लेस ऑफ वन अदर। क्योंकि इसमें एटम जो होते हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉगस ऑफ एल्केनीज। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें CH4 है, लेकिन यहाँ पे इधर पे क्या बन रहा है? CH3Cl, यानी एक H की जगह यहाँ पे क्लोरीन ने ले ली है। और यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे खाली एक Cl है, एक Cl की जगह किसने ले ली? H ने ले लिए। तो इनने क्या कर लिए? अपनी जगह रिप्लेस कर लिए, एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे से। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। कार्बन के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी मतलब वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हेयर वी सेल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमेरिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। लेकिन हम यहाँ पर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या हैं? एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एथेनॉल जो होता है रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और अगर हमें इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हम टेबल 4.1 में जाके देख सकते हैं। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एथेनॉल को हम कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं, एथेनॉल बोले हम या फिर अल्कोहल बोल लें। और जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उन सब में इसका यूज होता है। In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups and many tonics. क्योंकि ये वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है इसलिए इसका यूज़ बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि टिंक्चर आयोडीन जो होता है वो इसी का बनता है, एथेनॉल का। और कफ सिरप्स में भी होता है एथेनॉल या फिर अल्कोहल हम बोल सकते हैं इसको। और टॉनिक्स जो होते हैं उनमें भी होता है। एथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। और एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है। हम उसको किसी भी रेशियो में मिलाएं पानी के साथ, वो हर रेशियो में पानी के साथ सॉल्युबल रहता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। अगर हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एथेनॉल डाइल्यूट एथेनॉल को लेते रहेंगे तो उससे क्या हमें उसकी लत लग जाएगी। इवन थ्रो दिस प्रैक्टिस इज condemned
इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हालांकि जो ड्रिंक करना है ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समाज में लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं लोग, और इसको बहुत शौक जैसा मानते हैं कि अच्छी बात जैसा समझते हैं, लेकिन ये क्या है, अच्छा नहीं है। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problem. अगर हम बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लेते रहे तो उससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं और बाद में उन डिजीज की वजह से डेथ भी हो जाती है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, अब हम एथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई है, ये है एथेनॉल CH3CH2OH, या फिर हम इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब हमने सोडियम से कराई तो हमें मिला सोडियम एथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर और करवा रखी है जो एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन करवाई। इसकी रिएक्शन हमने 443 केल्विन टेम्परेचर पे इसको पहले हीट कर रखा है, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और फिर हमें ये क्या दे रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रहा है। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं जो अल्कोहल है या फिर जो एथेनॉल है, इसमें से हम पानी को अलग कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। देखो यहाँ पे इसके साथ ये वाटर अलग हो गया इस रिएक्शन से। यहाँ पे लिखा भी है द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल। उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल सकते हैं क्योंकि वो उसमें से एथेनॉल में से पानी को हटा रहा है। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, अल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है लिविंग बींग्स पे। When large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolism processes. और जब भी हम जो अल्कोहल लेता है उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है और उसका नर्वस सिस्टम वगैरह कुछ भी अच्छे से काम नहीं करता है, और हालांकि उसकी सोचने और समझने की शक्ति दिन पे दिन कम होती जाती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता, वो बहुत रिलैक्स फील करता है ड्रिंक करने के बाद। जो इंसान ड्रिंक करता है उसको बहुत अच्छा हल्का महसूस होता है, लेकिन एक तरह से वो धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय होते जाता है, अंदर से उसकी बॉडी पूरी खराब होते जाती है। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथनॉल इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। जो एथेनॉल है इसके ड्रिंक से डेथ तो नहीं होती है, हालांकि अगर बहुत लंबे समय से कोई इसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है तो उसको बीमारियां लग जाती हैं और फिर बाद में हो जाती है। लेकिन अगर मेथनॉल जो है इसकी अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर कोई लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथनॉल इन द लीवर, क्योंकि ये हमारे लीवर में जाके मेथनॉल में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेथनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और फिर हमारी सेल से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। It coagulates the protoplasm in much the same way as egg is coagulated by cooking. यहाँ पे हमारे प्रोटोप्लाज्म में इसका वैसा ही हाल होता है, प्रोटोप्लाज्म का ये हमारा वैसा ही हाल कर देता है। जैसे हम अगर अंडे को उबालते हैं तो जो अंडे का हाल होता है वही हमारे प्रोटोप्लाज्म का हाल कर देता है। मैथनॉल also affects the optic nerve causing blindness, और ये हमारी ऑप्टिक नर्व पे भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग वो जो इंसान इसको ले रहा है मेथनॉल को, वो अंधा भी हो सकता है। मेथनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, और जो एथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी इसको इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथेनॉल produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol to it. यानी जो एथेनॉल है, ताकि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है तो इसका मिसयूज ना हो, लोग उसको गलत तरीके से ना यूज़ किए, इसलिए इसको पॉइजनस बनाया जाता है, यानी जहरीला बनाया जाता है मेथनॉल को डाल के। अभी हमने मेथनॉल के बारे में पढ़ लिया कि उससे क्या क्या हार्म है, उससे इंसान की डेथ हो सकती है, अंधा हो सकता है, और इसीलिए मिलाया जाता है ताकि लोग उसको ड्रिंक ना करें।
Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol. और फिर अल्कोहल में हम लोग कलर ऐड कर देते हैं जो इंडस्ट्रियल की यूज़ में आता है, उसमें उसको ब्लू कलर से कर देते हैं ताकि वो अलग से पहचाना जा सके कि जो अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल है, एथेनॉल है, ये पीने वाला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। Alcohol as a fuel. Sugarcane plants are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy. जो sugarcane के प्लांट हैं यानी जो गन्ने हैं वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। Sugarcane juice can be used to prepare molasses which is fermented to give alcohol, ethanol. और sugarcane के जूस को ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो फर्मेंट होके हमें अल्कोहल देते हैं। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट ऑक्सीजन। और बहुत सारी कंट्रीज में इसको एज अ फ्यूल मतलब पेट्रोल के साथ ऐड करके भी इसे यूज किया जा रहा है, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वो देता है, वाटर देता है जब ऑक्सीजन में बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब हमने एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अल्कोहल की पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, और एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये कौन से ग्रुप का एसिड है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles. और जो एथेनोइक एसिड है उसका 5 to 8% सॉल्यूशन जो है वो वाटर में यूज़ किया जाता है, मतलब वाटर में डाल के यूज़ किया जाता है, उसको हम विनेगर बोलते हैं। और विनेगर हम काय के लिए यूज़ करते हैं? पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो पिकल अचार है वो लंबे समय तक सही सलामत रहे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 K एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। क्योंकि जो एथेनोइक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 K है, इसलिए वो जाड़ों में क्या हो जाता है, ठंडियों के मौसम में जम जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड। और इसकी वजह से कि वो जाड़ों में जम जाता है उसका एक और नाम पड़ गया ग्लेशियल एसिडिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर एसिडिक नेचर। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं वो उनके एसिडिक नेचर की वजह से पहचाने जाते हैं। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl which are completely ionized, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। जो HCl है वो उनकी तरह नहीं है, वो क्या है, एक आयोनाइज्ड है, उसमें आयन है H+, Cl नेगेटिव, और वो क्या है, वीक एसिड है। अब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन दे रखी है। पहली जो रिएक्शन है वो बोली है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका नाम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें रिएक्शन के बाद हमें एस्टर मिलता है। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। यानी कि जो एथेनोइक एसिड है जब वो एथेनॉल से रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है एस्टर। और एस्टर का फॉर्मूला ये है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछी जाती है। Generally, esters are sweet smelling substances. These are used in making perfumes and as flavoring agents. जो एस्टर्स होते हैं उनकी स्मेल स्वीट होती है और इनका यूज़ हम परफ्यूम बनाने में और खाने में फ्लेवर डालने के लिए करते हैं।
On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. जब हम इस जो हमें रिएक्शन के बाद एस्टर मिला है, इस एस्टर की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जो कि एक क्या एल्कली है, तो हमें क्या मिलता है वापस से, हमें अल्कोहल मिल जाएगा वापस से और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये रिएक्शन अभी नीचे दी हुई है, अभी हम देखेंगे. दिस रिएक्शन इज नोन एज सोपनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप. और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोपिनिफिकेशन, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज साबुन को बनाने में किया जाता है. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं. जो अभी हमने रिएक्शन जो बोली कि जो एस्टर है, जब इसकी रिएक्शन NaOH से होती है, ये किस में बनता है, C2H5OH और CH3COO Na. फिर है रिएक्शन विथ अ बेस के साथ रिएक्शन. लाइक मिनरल्स एसिड, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ साल्ट. जैसे कि जो एथेनोइक एसिड है, जब वो किसी बेस से रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है. और वो सॉल्ट क्या है, सोडियम एथोनेट, और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट एंड वाटर. तो हमें जब वो रिएक्ट करता है, हमें मिलता है सोडियम एथोनेट, इसको हम सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं, और हमें वाटर भी मिल रहा है. किसके साथ रिएक्शन करता है, जब वो NaOH के साथ, एसिटिक एसिड. ये NaOH है, ये वाला एसिटिक एसिड है CH3COOH, और ये जो हमें मिला, ये मिला सोडियम एसिटेट और साथ में H2O. How does ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates? जो एथेनोइक एसिड है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ये देखो, ये कार्बोनेट हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्योंकि इसमें HCO3 है और इसमें क्या है, खाली CO3. CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, और HCO3 क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो रिएक्शन दी हुई है. एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt, carbon dioxide and water. हमें क्या मिलता है, ये सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों रिएक्शंस में हमें यही मिल रहा है. The salt produced is commonly called sodium acetate. और जो इस सॉल्ट हमें मिलता है कि अब इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट. हमने ऊपर भी देखा, यही फॉर्मूला था, CH3COO Na. तो क्या है ये सोडियम एसिटेट है और वैसे एक ये सॉल्ट है.